हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल वीडीवी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और आज मैं तुम सभी लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी जो बहुत बहुत अच्छी है। और आज मैं तुमको स्टोरी सुनाऊंगी मिर्ज़ा गालिब की, ठीक है। उससे पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसको देखो, ठीक है। सामने देखो कितनी काउज है। और यहाँ पे ये वाला जो व्यक्ति, ये छोटा सा तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे वो अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी टाइम है, इनकी ये सारी फैमिलीज वापस आ रही हैं काम वाम करके। इनका काम वाम हो गया है अभी, ठीक है। तो आगे अब घर का काम करेंगे। ये लोग तब तक दूसरी जगह चलते हैं और फिर वहाँ पे रह के बातें करेंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी अपने लोग जहाँ पे एकांतवास कर सकते हो, अर्थात मतलब जहाँ पे अकेले रह सकती हूँ, जहाँ पे बोल सकूँ मैं, जिससे घबराना ना पड़े, इसलिए मैं वहाँ चलती हूँ और फिर वहाँ पे बोलूँगी, ठीक है। इसी रास्ते से हम आगे जाएंगे, कबूतरों को हाय हाय। और वहाँ से ज़्यादा अच्छा इस साइड है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा घूमने आते हैं और यहाँ पे कम आते हैं क्योंकि इस साइड के कोई भी ऊपर आता ही नहीं है। ऐसा कोई भी ज़्यादातर ऊपर आता ही नहीं, और तो अपना ही है समझ लो, इसलिए चलते हैं, घूमते हैं। स्टोरी तुम्हें यहीं पे सुनाऊंगी, ठीक है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। देखो यहाँ पे वो बन गई दीवार, और फिर यहाँ पे भी बन रही है, अभी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम पोइट्स की बात करें, अगर उसमें इनका गालिब सर का नाम ना लेना तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो पोइट्री है, अगर तुम उसको सुनो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उस चीज़ में बहुत डेप्थ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको अंदर जाके, मतलब वो भले ही शब्द हैं लेकिन उन शब्दों में बहुत बड़ा राज होता है। और एक पूरा सिनेरियो, एक थॉट को वो कैसे एक दो लाइन के शेर में कह देते हैं, वो उनका बहुत अच्छा अंदाज था। तो उन्हीं की स्टोरी है जो मैं तुमको बताऊंगी, तो आगे बने। जब बहादुर शाह जफ़र थे किंग, तो उसी वक्त की बात है, तभी मिर्ज़ा गालिब हुए थे, ठीक है। तो वो कहीं रहते थे, फिर उन्होंने शिफ्ट किया था, फिर वो यहाँ पे आए थे दिल्ली में, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र के कोर्ट रूम में, वहाँ पे एक उनके पोएट थे जो उस्ताद थे, वो उनके साथ जो रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपनी पालकी टुक टुक में से जा रहे थे और रोड होती थी, तो वहाँ पे मिर्ज़ा गालिब, उनके दोस्त और जो भी लोग वहाँ पे थे, वो सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। और अब मिर्ज़ा गालिब क्या था कि उनके पास तब नौकरी नहीं थी, ठीक। तो उन्होंने शेर उन पे तंज मार के कहा था, मतलब थोड़ा सा रूड वे में, कि चापलूसी जो वो करते हैं, चापलूसी कर करके जो आगे बढ़ी है। तो उन्होंने कहा था, बना है शाह का मुसाफिर फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाफिर फिरे है इतराता, वरना मिर्ज़ा की कोई बात ही क्या है, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब उसको लगी ये बात बहुत बुरी, वो गया शाह जफ़र के पास, उन्होंने बोला, बहादुर शाह जफ़र के पास, और उन्हें बोला, राजा देखो, ये मुझे ऐसा ऐसा बोला, तुम्हारा चापलूस बोला है मुझको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उनको भी हो गया कि मेरे उस्ताद को कैसे बोल दिया, मेरे पोएट मैन को कैसे बोल दिया। तो उन्होंने फिर मिर्ज़ा गालिब को बुलाया वहाँ पे। मिर्ज़ा गालिब आए वहाँ पे, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि तुमने ऐसा क्यों बोला मेरे पोएट मैन को, ठीक है, मेरे आदमी को तुमने कैसे ये बोल दिया। फिर उन्होंने कहा कि साहिब, मैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहता था, ये तो बहुत बड़े पोइट्री का एक छोटा सा पार्ट है, लास्ट वाला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, तो मुझको सुनाओ वो पोइट्री तुम्हारी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और उसमें देख के वो पढ़ने लगे, ठीक है। और उन्होंने पूरी पोइट्री पढ़ डाली,
पूरी पोइट्री पढ़ने के बाद तो शाह ज़फ़र को अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मेरी तारीफ़ ही तो की है। एक बहुत बड़े सा पोइट्री का वो छोटा सा पार्ट था, तो ऐसा कितना अच्छा शेर था, ठीक है। बहादुर शाह ज़फ़र को पोइट्रीज़ बहुत पसंद थी, तो इसलिए उनको वो शेर अच्छा लगा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने जो उनका वो कोर्टमैन थे तो उनको उन्होंने बोला कि ये तो कितनी अच्छी शायरी करते हैं, तो उनको उन्होंने रिवॉर्ड दिया था। फिर वो जो जामा होता है, वो कपड़े होते हैं और कुछ पैसे सिक्के दिए थे, ठीक है। तो ऐसी बात हुई थी। और फिर क्या हुआ था, उनकी अंदाज़, उनके बारे में हमको पूरी स्टोरी के स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं चलता, बट जब वो कोर्ट रूम छोड़ के जाने वाले थे ना, उस वक्त पे उन्होंने जो पर्चा निकाला था अपने जेब में से, तो सभी ने यही सोचा होगा कि उस पर्चे में लिखा होगा पूरी पोइट्री, और पूरी पोइट्री देख के वो पढ़ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने लिखा होगा। तो क्योंकि सब शायद वैसा ही करते हों उस ज़माने में। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कागज़ था और वो जो कोर्टमैन था, ठीक है, राजा के दरबार में वो जो व्यक्ति था जो पोइट्री करता था, है ना, तो उसको उन्होंने पकड़ा दिया, थमा दिया, और फिर वो वहाँ से निकल गए। तो उन्होंने लिया वो पोइट्री को, जो दूसरे पोइट थे उन्होंने लिया, फिर उसको खोला, देखा कि पूरी पोइट्री लिखी होगी तो, है ना, तो अच्छा होगा। अब जब उन्होंने पोइट्री खोली, वो पेपर खोला, तो उस पेपर में कुछ भी लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये है मिर्ज़ा गालिब की कहानी कि उन्होंने कितने अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया, और साथ में चीज़ों, मतलब जो उनके माइंड में ही पोइट्री चलती थी, समझे, उनके माइंड में ही पोइट्री चलती थी। उनसे कभी भी सवाल पूछा जाता, जैसे उनकी वाइफ थी, तो अगर उनसे सवाल पूछती थी तो हमेशा वो आंसर जो है ना पोइट्रिक फॉर्म में दिया करते थे, ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर पोइट्रिक फॉर्म में दिया करते थे। और बहुत इसीलिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि पेपर में लिखने की वो पूरा शेर, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ें बन रही थी और वो बन के सीधा सीधा आ रही थी। मतलब वो उसी टाइम पे वो पोइट्री लिखी थी उन्होंने, सोचो तो कितना फास्ट माइंड, कितना क्रिएटिव माइंड उनका चलता था। तो ये है पोइट्री। और फिर उसके बाद ये पूरा पोइट्री फेमस हो गया, बहुत मस्त पोइट्री है। तुम कभी सुनना कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, अब तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। चला है जिस्म जहाँ वहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जुस्तजू क्या है। ये पूरी पोइट्री है जो उन्होंने उस कोर्ट रूम में बोली थी, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र के सामने। तो तुम लोग जाके ज़रूर सुनना है इसको, ठीक है। और उनकी स्टोरी बहुत बहुत मस्त है। जब चीज़ों को तुम प्रैक्टिस करने लगते हो, जब तुम्हें चीज़ें आने लगती हैं ना, तो वो तुम्हारे डेली लाइफ में उतर ही जाती हैं। कैसे उतर जाती हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करते रहो, उसको रिपीट करते रहो, चीज़ें करते रहो, तो वो चीज़ तुम्हारे माइंड में आ ही जाती हैं। और फिर तुम्हें उसको मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, पूरा फोकस नहीं देना पड़ता, बस ऐसी ही हो जाती हैं। जैसे हमारे नॉर्मल रूटीन जो होते हैं बॉडी के, होती हैं, मॉर्निंग होती है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, सब कुछ, सांस लेना अपना खुद से होता है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें जब तुम चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगते हो ना, तो वो तुम्हारे रूटीन में आ जाती हैं। और प्रैक्टिस का यही सबसे बढ़िया मतलब नतीजा होता है। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मतलब अगर तुम कोई भी चीज़ तुमसे नहीं हो रही, फिर भी तुम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो वो तुम्हारे रूटीन में आ जाती है और फिर तुम्हें उसमें जोर लगाना नहीं पड़ता। एक अंदाज़, एक पार्ट बन जाता है तुम्हारा। जैसे ये चीज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थी कि उनको सोचना पड़ता था, है ना, तो मज़ा आती थी कि उनको इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें, ये रिलेटिविटी थियरी, ऐसे कोई मतलब ज़्यादा जोर लगा के नहीं सोचना पड़ता, है ना। उनको ही मतलब खुद से ही सब कुछ उनके पास थॉट आता है। वैसे पोइट्री होती है, अगर तुम डेली लाइफ को पोइट्रिक फॉर्म में देखने लगो, अगर जैसे किसी से बात कर रहे हो, बहुत नॉर्मल जैसे हिंदी आती हो और उसी को यूज़ करके तुम बोलो, तो तुम्हें भी पोइट्री रियल लाइफ में बनानी आ जाएगी। फिर तुम आंसर, जैसे हम कैसे शब्द सेंटेंस बना के देते हैं, तुम पोइट्रिक फॉर्म में बना के दे सकते हो। जस्ट
स्टार्टिंग में राइमिंग से स्टार्ट किया जाता है। मैंने भी थोड़ी थोड़ी सीखी है, जिसका तुम्हें तो पीछे वाले ब्लॉग में देखा होगा, क्योंकि मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये ऐसा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहने का, सीखते रहने का, समझते रहने का। पेंटिंग हो गया, पोइट्री हो गई, आर्ट हो गया, स्पीकिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई। तो ये सब को सीखने का, क्योंकि ये चीज़ एक समय में काम आती है। अगर तुम्हें कोई इंटरव्यू है और उस पर तुमसे आंसर पूछ लिया गया, तो अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग आती है तो तुम अपना आंसर बहुत अच्छे फॉर्म में बना सकते हो। अगर तुम बहुत मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मतलब पोइट्री हो गया, आर्ट हो गया, फिर स्टोरीज़ हो गई, हिस्ट्री की हो गई, पॉलिटिक्स की हो गई, तो ये सारी स्टोरियों को जो तुम एक्सपीरियंस करते हो, है ना, उस चीज़ को मिक्सचर, उसको तुम एक आंसर में तब्दील कर सकते हो, जिससे तुम्हारा आंसर यूनिक लगता है। तुम डिफरेंट थॉट प्रोसेस कर पाते हो, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे फील्ड से तुम सीखते हो, तो वो तुम्हें हेल्प करती हैं। जैसा कि तुम मोदी जी को देखते हो कि वो जब इंटरव्यूज़ में आंसर देते हैं तो कितने शालीनता, सज्जनता के साथ आंसर देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आंसर देते हैं, जो कि नॉर्मल व्यक्ति को नहीं आता। और ये बात मैं उनको देखती हूँ, सुनती हूँ, ऐसे ही लोगों को सुनती हूँ जिनको एक अच्छे से वे से रिप्रेजेंट करना आता हो, बोलना आता हो, समझना आता हो। जैसे हो गए रवि गुप्ता जी, जो कॉमेडी करते हैं। रवि गुप्ता पता है कितने फनी हैं, कितने मतलब उनका एक लाइन जब तुम सुन रहे हो तो तुम ये थॉट प्रोसेस कर ही नहीं सकते कि अगली लाइन में क्या होगा। मिस्ट्री ही मिस्ट्री होती है हर एक लाइन में। वो कौन सी सिचुएशन से कहाँ जंप करेंगे तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो सुनना, इन जैसे लोगों को सुनना चाहिए, और इससे हमें भी सीखने को मिलता है, क्योंकि भाई फील्ड ही वही है, तो सीखना तो पड़ेगा और स्टोरीज कलेक्ट करनी पड़ेंगी और सीखना पड़ेगा, क्योंकि बोलना एक कला है और इसको सीखा जा सकता है। तो इसलिए एंड करते हैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। होती हैं पोएम भी एक स्टोरी है। अब जैसे गुलाम अली का गाना ले लो, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। तो इस सॉन्ग में क्या है, वो अपने जो उनके ऑपोजिट में जो उस समय मशहूर थे, उन्होंने जब उनका कॉन्सर्ट था तो उन्होंने वहाँ पे शराब पी ली थी। ठीक है, तो उसके लिए लोगों ने उनको बहुत 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 बुरा बोला था। तो उसके लिए उन्होंने ये गाना लिखा था, वो सिचुएशन और वो उनके पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए लोगों को, कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो ये वे होता है बताने के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय।